हर एक कोने में चमकती लाइट, आसमान को छूती इमारतें और अनगिनत सपनों से भरा एक शहर। और इस शहर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर माता लक्ष्मी खुद विराजमान होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई की। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है और मुंबई पैसे वालों की है, पर आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? दरअसल इस शहर में हर सुबह एक नई डील और हर शाम एक नई ड्रीम लेकर आती है, जहाँ शेयर बाजार की हलचल, बॉलीवुड की चमक और कॉर्पोरेट दुनिया की स्ट्रैटेजी तीनों मिलकर बनाते हैं भारत की असली धड़कन। यह शहर सिर्फ पैसे नहीं कमाता, यह देश की दिशा तय करता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एंड आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर मुंबई को माता लक्ष्मी का घर क्यों कहा जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमी की हार्टबीट है। यहीं से तय होते हैं देश के पैसों के रास्ते, इन्वेस्टमेंट की दिशा और डेवलपमेंट की स्पीड। इसलिए इसे कहते हैं इंडियाज फाइनेंशियल कैपिटल, यानी भारत की आर्थिक राजधानी। मुंबई में बैठे हैं वो चार स्तंभ जिन पर खड़ा है भारत का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। सबसे पहला आरबीआई, जो तय करता है देश की मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरा है सेबी, जो मार्केट की निगरानी करता है। और बाकी दो हैं बीएसई और एनएसई, जहां हर सेकंड में अरबों का लेन देन होता है। ये वही शहर है जो भारत की जीडीपी का लगभग 15% अकेले योगदान करता है। यहाँ की हर इंडस्ट्री, पोर्ट, ऑफिस नेशनल इकोनॉमी को गति देता है। मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एशिया के सबसे बिजी पोर्ट्स में गिने जाते हैं। इन्हीं रास्तों से हर दिन निकलता है भारत का बिजनेस, जो विदेशों तक पहुंचता है। बैंकिंग, ट्रेनिंग, फाइनेंसिंग के लाखों लोग हर दिन इस फाइनेंशियल सिस्टम को गति देते हैं। कहते हैं मनी टॉक्स, और ये भाषा मुंबई बोलती है। यह शहर केवल कमाता नहीं बल्कि दूसरे को भी कमाने का मौका देता है, क्योंकि पैसे से नीति बनती है और नीति से सत्ता। भारत में कोई भी राजनीतिक दल, चाहे बड़ा हो या छोटा, अपने एक्सिस्टेंस के लिए फंडिंग पर निर्भर है। वो फंडिंग कहाँ से आती है? मुंबई की उन्हीं ऊंची इमारतों से जहां बैठे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टर और कॉर्पोरेट लॉबीज। कॉर्पोरेट डोनेशन आज की राजनीति की जान बन चुका है। दिल्ली में नीतियां बनती है, लेकिन उनकी दिशा तय होती है मुंबई में। हर चुनाव से पहले आर्थिक गलियारों में बैठकर तय होता है कि कौन सी पार्टी को कितना सहयोग मिलेगा। यानी फंडिंग दिल्ली में दिखती है, पर उसका सोर्स मुंबई में बहता है। मुंबई की इंडस्ट्रियल लॉबी सिर्फ बिजनेस नहीं चलाती, वो पॉलिसी को आकार देती है। कई बार मिनिस्ट्रीज की पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस पर भी इन इकोनॉमिक सेंटर्स का सीधा दबाव देखा जाता है। यही वजह है कि इकोनॉमिक कैपिटल का हर निर्णय सत्ता के गलियारों में गूंजता है। कैपिटल कंट्रोल्स पावर, यह राजनीति का अनकहा सिद्धांत है। जो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करता है वही नीति निर्धारक बन जाता है। और महाराष्ट्र ने इस कला को दशकों पहले समझ लिया था। पर केवल बिजनेस ही नहीं, बॉलीवुड भी मुंबई को आगे बढ़ाने में उतना ही योगदान देता है। हर हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्में सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं करती, वे जनता के विचार, उनकी आकांक्षाएं और गुस्सों को आकार देती है। जब पर्दे पर कोई हीरो जस्टिस के लिए लड़ता है तो देश का युद्ध भी अपने भीतर वही इमोशन फील करता है। और यहाँ से शुरू होता है समाज को अपनी दिशा में मोड़ने का खेल, और उनका साथ देती है मीडिया हाउस। दरअसल मुंबई में बसे हैं देश के सबसे बड़े मीडिया हाउस, न्यूज चैनल्स, प्रोडक्शन कंपनियां, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज। जो कुछ भी जनता तक पहुंचता है वो वहीं से निकलता है, यानी नैरेटिव का कंट्रोल यहीं से शुरू होता है। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट आज सिर्फ ब्रांड प्रमोशन नहीं बल्कि पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट का सबसे असरदार हथियार बन चुका है। चुनाव आते हैं तो वही सितारे प्रचार रथ पर दिखते हैं, क्योंकि जनता का दिल जीतने का सबसे तेज रास्ता है फिल्मी चेहरा, और उन्हीं फिल्मी चेहरों का प्रमोशन करती है कॉर्पोरेट लॉबी। राजनीतिक और कॉर्पोरेट के बीच का रास्ता यहाँ सबसे साफ दिखता है। बोर्डरूम में तय होते हैं वो समीकरण जो बाद में बैलेट बॉक्स में असर दिखाते हैं। मुंबई वो शहर है जहाँ फाइनेंस और पॉलिटिक्स का संगम होता है। यहाँ तय होता है कौन सा प्रोजेक्ट पॉलिसी बनेगा और कौन सी डील चुनाव घोषणा पत्र में जगह पाएगी। वैसे महाराष्ट्र के पास है 48 लोकसभा सीटें, यानी उत्तर प्रदेश के बाद देश में सबसे ज्यादा सीटें। और यही वजह है कि हर नेशनल पार्टी की नजर इस राज्य पर टिकी रहती है, क्योंकि जो महाराष्ट्र जीतता है वह दिल्ली की ओर कदम बढ़ा देता है।
हर चुनाव में महाराष्ट्र की भूमिका निर्णायक होती है। कई बार केंद्र की सरकारें इस राज्य के रुझान से बनती और बिगड़ती रहती है। यहाँ का वोट पैटर्न देश की राजनीतिक हवा का संकेत देता है। महाराष्ट्र का वोट बैंक दो हिस्सों में बटा है, अर्बन एंड रूरल। अर्बन एरियाज में मुंबई और पुणे जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज का मिडिल क्लास मैन राष्ट्रीय मुद्दों, रोजगार और विकास को देखकर वोट देता है, जबकि ग्रामीण महाराष्ट्र में किसान, सहकारिता और जातीय समीकरण पर हर पार्टी के लिए चुनौती बने रहते हैं। यहाँ की राजनीतिक ताकत सिर्फ दलों पर नहीं बल्कि गठबंधन की गणित पर निर्भर करता है। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस और अब बीजेपी, इन सब की मौजूदगी ने महाराष्ट्र को बना दिया है भारत की सबसे जटिल और प्रभावशाली पॉलिटिकल लैबोरेटरी। हर बार जब महाराष्ट्र में सत्ता बदलती है, उसकी गूंज सीधे दिल्ली के गलियारों में सुनाई देती है। कभी गठबंधन टूटता है तो कभी नए समीकरण बनते हैं और उसका असर सेंट्रल की पॉलिसी पर साफ दिखता है। जैसे शिवसेना की पार्टीशन सिर्फ एक पार्टी का टूटना नहीं था, बल्कि उसने केंद्र की स्टेबिलिटी को भी झकझोर दिया। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की लड़ाई ने दिखा दिया कि मुंबई में हुआ एक निर्णय दिल्ली की कुर्सी तक असर डाल सकता है। और फिर आते हैं शरद पवार, भारतीय राजनीति के इस शख्सियत जिन्हें यूं ही किंग मेकर नहीं कहा जाता। उनके हर कदम, हर बयान दिल्ली की राजनीतिक गणित को एक नए समीकरण देता है। जब वो मुस्कुराते हैं तो दिल्ली के नेता स्ट्रैटेजी बदलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब मुंबई में दंगे हुए तो उसकी गूंज दिल्ली के संसद भवन तक सुनाई दी। 1992-93 के मुंबई दंगे भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना रही जिसने राष्ट्रीय राजनीति को झकझोर दिया। उस दौर के फैसले ने आने वाले दशकों की पार्टी नीतियों और वोट बैंक की सोच को बदल दिया। राष्ट्रीय एकता, धर्म और सुरक्षा, इन तीनों पर नेशन वाइड डिस्कशन मुंबई से ही शुरू हुआ। फिर आया मराठी अस्मिता आंदोलन, जिसने भारत की भाषा नीति और क्षेत्रीय पहचान के सवालों को उठाया। यह सिर्फ एक स्थानीय मांग नहीं थी, बल्कि उस आंदोलन ने यह दिखाया कि रीजनल प्राइड भी नेशनल डिस्कशन का हिस्सा बन सकता है। हर बार जब बीएमसी चुनाव के नतीजे आते हैं तो उन्हें सिर्फ एक शहरी निकाय का चुनाव नहीं माना जाता, बल्कि दिल्ली की पार्टियों के लिए वह राजनीतिक संकेत बन जाते हैं। कौन मजबूत है, कौन कमजोर है, इसका अंदाजा मुंबई की गलियों से ही लग जाता है। मीडिया ने मुंबई के मुद्दों को हमेशा राष्ट्रीय एजेंडा बनाया है। फिल्मों से लेकर दंगों तक और भाषा से लेकर रोजगार तक, हर कहानी यहीं से शुरू होती है और पूरे भारत में गूंजती है। जब बॉलीवुड में सेंसरशिप और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बहस छिड़ती है तो मुंबई के किसी स्टूडियो तक सीमित नहीं रहती, वो बन जाती है पूरे देश की चर्चा, जहां बात कला की नहीं बल्कि लोकतंत्र की होती है। और ऐसा नहीं है कि ये अभी शुरू हुआ है। ब्रिटिश दौर में बॉम्बे प्रेसिडेंसी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया नहीं था, वहां था स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र। यहीं से दादा भाई नौरोजी ने पहली बार ब्रिटिश शोषण के खिलाफ इकोनॉमिक लॉजिक दिए। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी यहीं गढ़ी गई, जिसने भारतीय स्वतंत्रता की सोच को इंटेलेक्चुअल बेसिस दिया। फिर आए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उनकी यह पुकार मुंबई की गलियों से उठी और पूरे भारत में गूंज गई। 1985 में कांग्रेस की स्थापना भी मुंबई में ही हुई, यानी भारत के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की जड़ें इसी मिट्टी से निकली है। और फिर 1942 में इसी शहर ने दिया सबसे बड़ा नारा, भारत छोड़ो। मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से शुरू हुआ आंदोलन देश के कोने कोने में आजादी की लौ बन गया। कहा जाता है जब पैसा आता है तो लोग सबसे पहले ईश्वर से नाता तोड़ देते हैं, पर मुंबई के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ धन और आस्था का संगम एक साथ दिखाई देता है, जहाँ बिजनेस सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि एक पूजा है। और इसका सबसे सुंदर सिंबल है दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग। हर साल दिवाली के दिन जब देश भर में दीप जलते हैं तब मुंबई के दलाल स्ट्रीट पर भी एक अलग ही रौनक होती है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निवेशक और ट्रेडर नई शुरुआत मां लक्ष्मी के पूजन के साथ करते हैं। यह परंपरा सैकड़ों साल पुरानी नहीं, लेकिन भावना उतनी ही गहरी है। इस दिन स्टॉक एक्सचेंज को पूजा स्थल की तरह सजाया जाता है। हर ट्रेडर अपने कंप्यूटर के पास दिया जलाता है, लक्ष्मी माता की तस्वीर देखकर आशीर्वाद मांगता है कि आने वाला साल समृद्धि और स्थिरता लेकर आए। यह वही शहर है जहां लक्ष्मी पूजन और ट्रेडिंग सिर्फ साथ साथ नहीं होते बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ के व्यापारी समुदाय के लिए
यह दिन साल का सबसे शुभ अवसर होता है, क्योंकि उनके लिए लाभ सिर्फ पैसा नहीं बल्कि उस मेहनत और भरोसे की जीत है जिसे वो लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद मानते हैं। और शायद यही कारण है कि माता लक्ष्मी फिर एक बार साल भर के लिए मुंबई में ही रुक जाती है। ऐसे में दिल्ली के पास ताकत होने के बावजूद उसे मुंबई की सुननी पड़ती है, क्योंकि मुंबई भारत का आर्थिक इंजन है जो जीडीपी, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट सबको चलाता है। अगर ये इंजन रुक जाए तो दिल्ली का पहिया भी ठहर जाता है। पॉलिटिकल पॉलिसी मेकिंग कभी भी सिर्फ सत्ता की टेबल पर तय नहीं होता, यह बनता है राज्यों के हितों, वोट बैंक की भावनाओं और इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट के आधार पर। दिल्ली की सत्ता तभी तक स्टेबल रहती है जब महाराष्ट्र की इकोनॉमी, गुजरात की इंडस्ट्री और साउथ इंडिया का प्रोडक्शन सही तरीके से चल रहा होता है। यही कारण है भारत की पॉलिटिक्स कभी सिर्फ दिल्ली की नहीं रही, यह एक पार्टनरशिप है सत्ता और रिसोर्सेज की। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों कहा जाता है दिल्ली के पास ताज है लेकिन लक्ष्मी माँ का घर मुंबई में है। मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, यह भारत की धड़कन है जहाँ सपने भी बिकते हैं और किस्मतें भी बनती है। यह वही जगह है जहाँ मेहनत, आस्था और अवसर तीनों का संगम होता है, जहाँ कारोबार एक पूजा है और सफलता लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद। वैसे आपके अनुसार कौन ज्यादा शक्तिशाली है, राजधानी दिल्ली या इकोनॉमी की राजधानी मुंबई या कोई और?